जॉन डी रॉकफेलर का जन्म 8 जुलाई 1839 को रिचफोर्ड, न्यूयॉर्क में हुआ था, जो बिंगहैम्पटन और इथाका के बीच में था। उनके पिता विलियम एवरी रॉकफेलर एक पिचमैन थे, एक डॉक्टर जो दावा करता था कि वह कैंसर का इलाज कर सकता है और एक इलाज के लिए $25 तक लेता था। उनकी मां एलिजा डेविसन रॉकफेलर बहुत धार्मिक और बहुत अनुशासित थीं। उन्होंने जॉन को काम करना, बचत करना और दान देना सिखाया। 12 साल की उम्र तक उन्होंने पड़ोसियों के लिए काम करके और अपनी मां के लिए कुछ टर्की पालने से $50 से ज्यादा की बचत कर ली थी। अपनी मां के आग्रह पर उन्होंने एक स्थानीय किसान को 7% ब्याज पर $50 उधार दिए, जो 1 साल में चुकाने थे। जब किसान ने अगले साल ब्याज सहित उसे वापस कर दिया, तो रॉकफेलर प्रभावित हुए और 1904 में इसके बारे में कहा, मेरे मन में यह धारणा घर कर रही थी कि पैसे को अपना नौकर बनाना और खुद को पैसे का गुलाम नहीं बनाना अच्छी बात है। रॉकफेलर मानसिक अंकगणित में माहिर थे और अपने दिमाग में ही मुश्किल अंकगणितीय समस्याओं को हल करने में सक्षम थे, एक ऐसी प्रतिभा जो उनके पूरे व्यावसायिक करियर में उनके लिए बहुत उपयोगी साबित हुई। अगस्त 1855 में 16 साल की उम्र में रॉकफेलर क्लीवलैंड में एक बुककीपर या क्लर्क के रूप में काम की तलाश करने लगे। अंत में 26 सितंबर 1855 को उन्हें हेविट एंड टटल कमीशन मर्चेंट और उत्पाद शिपर्स के साथ एक सहायक बुककीपर के रूप में नौकरी मिल गई। रॉकफेलर ने जल्द ही अपने नियोक्ताओं को अपनी गंभीरता और परिश्रम से प्रभावित किया। वह बहुत ही सख्त और ईमानदारी से काम करने वाला व्यक्ति था। उदाहरण के लिए, वह किसी भी परिस्थिति में झूठा बिल ऑफ लेडिंग नहीं लिखता था। वो बकाया खातों को इकट्ठा करने के लिए बहुत मेहनत करता था। वो खुशमिजाज, दृढ़ निश्चयी और धैर्यवान था। 1858 तक रॉकफेलर के पास हेविट एंड टटल में अधिक जिम्मेदारियां थीं। वे बिना किसी हिचकिचाहट के बहुत जटिल सौदों को अंजाम देते थे। सावधानी, सटीकता और दृढ़ संकल्प के इस संयोजन ने जल्द ही उन्हें क्लीवलैंड के व्यापक व्यापारिक समुदाय में ध्यान और सम्मान दिलाया। 1 मार्च 1859 को अपने 20वें जन्मदिन से कई महीने पहले रॉकफेलर ने अपने पड़ोसी मॉरिस क्लार्क के साथ साझेदारी करके खुद के लिए व्यवसाय शुरू किया। गृहयुद्ध के दौरान उनका कारोबार तेजी से बढ़ा। अनाज की कीमतें बढ़ी और साथ ही उनके कमीशन भी बढ़े। उनकी ज्यादातर बिक्री कमीशन पर होती थी, इसलिए क्लार्क और रॉकफेलर ने कीमतों में उतार चढ़ाव से कोई जोखिम नहीं लिया। रॉकफेलर की शैली बहुत सटीक और गणनात्मक थी। रॉकफेलर बहुत मेहनती थे। उन्होंने ओहियो में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बहुत यात्रा की और फिर बैंकों से बड़ी रकम उधार लेकर शिपमेंट को संभाला। इस आक्रामक शैली ने हर साल व्यापार को बढ़ाया। 27 अगस्त 1859 को एडविन ड्रेक ने पेंसिल्वेनिया के टाइटसविले के पास तेल की खोज की, जिससे उत्तर पश्चिमी पेंसिल्वेनिया के तेल क्षेत्रों के रूप में जाने वाले क्षेत्र में तेल की एक उन्मादी उछाल शुरू हो गई। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में नमक के लिए ड्रिलिंग की प्रक्रिया में नमक के कुएं में तेल का रिसाव होना असामान्य नहीं था, विशेष रूप से पेंसिल्वेनिया क्षेत्र में। अधिकांश समय इसे एक उपद्रव के रूप में देखा जाता था। पेंसिल्वेनिया का तेल उच्च गुणवत्ता वाला था। एक बैरल में 60 से 65% रोशनी देने वाला तेल, 10% गैसोलीन, 5 से 10% बेंजोयल या नैप्था, ड्राई क्लीनिंग, वार्निश बनाने आदि में विलायक के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला एक अस्थिर ज्वलनशील तरल होता था। बाकी टार और अपशिष्ट होता था। रॉकफेलर को बर्बादी से नफरत थी और उन्होंने अपने रिफाइनिंग व्यवसाय की दक्षता बढ़ाने के लिए काफी ऊर्जा समर्पित की।
उनका मानना था कि सफलता का रहस्य विस्तार पर ध्यान देना है, अपने व्यवसाय के हर पहलू से थोड़ी बहुत दक्षता निकालना। उन्होंने अपना खुद का प्लम्बर नियुक्त किया और अपनी खुद की प्लम्बिंग आपूर्ति खरीदी। उन्होंने अपनी खुद की कॉर्पोरेट शॉप बनाई और तेल के लिए अपने खुद के बैरल बनाए। उन्होंने बैरल बनाने के लिए सफेद ओक की लकड़ी के टुकड़े खरीदे। ताजी कटी हुई हरी लकड़ी को सीधे कॉर्पोरेट शॉप में ले जाने के बजाय उन्होंने लकड़ी के टुकड़ों पर भट्टियां बनवाईं ताकि लकड़ी को मौके पर ही सुखाया जा सके, ताकि लकड़ी का शिपिंग वजन कम हो सके। फरवरी 1865 में 24 वर्ष की आयु में रॉकफेलर ने क्लार्क बंधुओं मॉरिस क्लार्क ने अपने भाइयों को रिफाइनिंग व्यवसाय में शामिल किया था को $72,500 में खरीद लिया और व्यवसाय पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया। यह प्रतिस्पर्धी संरचना का तर्क था जिसने रॉकफेलर और फ्लैगलर की कार्यवाही का मार्ग निर्धारित किया। एक, उन्होंने उच्च गुणवत्ता वाली, बड़ी और बेहतर योजनाबद्ध रिफाइनरियां बनाई। उन्होंने उपलब्ध सर्वोत्तम सामग्रियों का उपयोग करके स्थायी सुविधाएं बनाई। 2, उन्होंने अपना खुद का कॉर्पोरेज बैरल बनाने का प्लांट, अपनी खुद की सफेद ओक लकड़ी और सुखाने की सुविधाएं खरीदीं और अपना खुद का हूप आयरन खरीदा। नतीजतन उन्होंने एक बैरल की कीमत लगभग 3.00 से घटाकर $1.50 से भी कम कर दी। 3, उन्होंने अपना स्वयं का सल्फ्यूरिक एसिड निर्मित किया, जिसका उपयोग शुद्धिकरण प्रक्रिया में किया गया तथा उसे पुनः उपयोग हेतु पुनः प्राप्त करने की तकनीक विकसित की। 4, 1868 में उनके पास अपनी स्वयं की ड्रेजेज सेवा थी, जिसमें कम से कम 20 वैगन शामिल थे। 5, उनके पास न्यूयॉर्क शहर में अपने गोदाम थे और तेल के परिवहन के लिए हडसन और पूर्वी नदियों पर अपनी नावें थीं। 6, वे टैंक कारों के माध्यम से तेल भेजने वाले पहले व्यक्ति थे, हालांकि बड़े लकड़ी के टब फ्लैट कारों पर जोड़े में रखे गए थे, जो बाद में टैंक कार के आधुनिक रूप में विकसित हुए, और उनके पास टैंक कारों का अपना बेड़ा था। 7, उन्होंने कच्चे तेल और परिष्कृत तेल के भंडारण के लिए अपनी रिफाइनरियों के पास विशाल होल्डिंग टैंक बनाए, जिनमें टैंक कारों से तेल को होल्डिंग टैंकों में खींचने के लिए उपकरण भी मौजूद थे। मार्च या अप्रैल 1872 तक रॉकफेलर ने क्लीवलैंड की लगभग सभी रिफाइनरियों को खरीद लिया था और उसका विस्तारीकरण बाहरी क्षेत्रों में विशाल रूप से किया। रॉकफेलर की संपत्ति 1912 में लगभग $90 करोड़ पर पहुंच गई, लेकिन उस समय तक वे सैकड़ों मिलियन डॉलर दान कर चुके थे। शिकागो विश्वविद्यालय, जिसके निर्माण में रॉकफेलर का बहुत बड़ा योगदान था, वो अकेले ही 1932 तक $7,50,00,000 का योगदान दिया। 23 मई 1937 को जब रॉकफेलर की मृत्यु हुई, तब उनकी कुल संपत्ति केवल $2,64,10,837 थी। उन्होंने अपनी अधिकांश संपत्ति अपने परोपकारी कार्यों और अपने बेटे और अन्य उत्तराधिकारियों को दे दी थी। रॉकफेलर एक शूमपेटन उद्यमी थे। उन्होंने आधुनिक तेल उद्योग का निर्माण करके आर्थिक जीवन के प्रवाह में नए बदलाव लाकर समय के साथ संसाधनों के आवंटन की धारा को स्पष्ट रूप से बदल दिया। जॉन डी रॉकफेलर के सर्वश्रेष्ठ विचार। 1. यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको स्वीकार्य सफलता के घिसे पिटे रास्तों की बजाय नए रास्तों पर चलना चाहिए। 2. मेरा मानना है कि पैसा कमाने की शक्ति ईश्वर की ओर से एक उपहार है। 3. जब काम करना शैली से बाहर हो जाता है तो हम सभ्यता को लड़खड़ाते और गिरते हुए देख सकते हैं। 4. महानता की ओर जाने के लिए अच्छाई को छोड़ने से मत डरो। 5. मैं ऐसे व्यक्ति को नौकरी पर रखना पसंद करूंगा जो उत्साह से भरा हो, बजाय ऐसे व्यक्ति के जो सब कुछ जानता हो। 6. सफलता का रहस्य सामान्य चीजों को असामान्य रूप से अच्छी तरह से करना है। 7. दान तब तक हानिकारक है जब तक कि यह प्राप्तकर्ता को इससे स्वतंत्र होने में मदद न करे। 8. किसी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से दूसरे व्यक्ति का समय लेने का कोई अधिकार नहीं है।
9. कोई भी व्यक्ति तब तक कुछ नहीं करता जब तक वो किसी और से कुछ न करवा ले. 10. जहां तक तुम देख सकते हो वहां तक जाओ. जब तुम वहां पहुंच जाओगे तो तुम और भी दूर तक देख पाओगे. 11. यह मानना गलत है कि अपार धनवान व्यक्ति हमेशा खुश रहते हैं. 12. मेरा मानना है कि सुव्यवस्थित जीवन के लिए मितव्ययिता आवश्यक है. 13. जीवन में सफलता के लिए एक ही उद्देश्य का होना सबसे आवश्यक है, चाहे किसी का लक्ष्य कुछ भी हो. 14. पैसे कमाने का तरीका यह है कि जब सड़कों पर खून बह रहा हो तब खरीदारी की जाए. 15. मेरा मानना है कि प्रत्येक अधिकार एक जिम्मेदारी का संकेत देता है, प्रत्येक अवसर एक दायित्व का संकेत देता है, प्रत्येक अधिकार एक कर्तव्य का संकेत देता है.